इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के 398 दिवस पर आप सबों का स्वागत है। आइए हम लोग 1 मिनट का मौन प्रार्थना करते हैं, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी निरंतर ये कार्यक्रम हो रहा है 7 बजे से 8 बजे तक हिंदी में, और इसके पश्चात 8 से 9 अंग्रेजी में और 9 से 10 मलयालम भाषा में होता है। और प्रतिदिन हम लोग इसमें एक नए विषय को लेकर के एक नए वक्ता के साथ में हम लोग इसमें भाग लेते हैं। इसी क्रम में आज के हमारे विशिष्ट मेहमान हैं डॉक्टर सप्तश्री चौधरी, और सप्तश्री चौधरी जी का मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर सप्तश्री चौधरी ये महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हावड़ा के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर करीब 2021 से काम कर रहे हैं। एसोसिएट प्रोफेसर से प्रमोट होकर के आए हैं और विजिटिंग प्रोफेसर भी कई एक समय रहे। ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस इनका 2003 से है, और एग्जामिनर और काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी इनको काफ़ी है। इनकी पढ़ाई MD इन्होंने किया है। इनके पब्लिकेशंस भी कई एक आर्टिकल्स इनके पीयर रिव्यू जर्नल में प्रकाशित हुए। और आज का विषय इनका ECG के इनका होम्योपैथी में क्या दृष्टिकोण हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है हम लोगों के प्रैक्टिस के लिए, इस विषय पर ये 2 बार पहले बोल चुके हैं। आज यह तीसरा और अंतिम भाग हम लोगों के सामने में आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर सप्तश्री चौधरी जी का इस मंच पर स्वागत करता हूं, और डॉक्टर सप्तश्री चौधरी जी से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया आप अपना लेक्चर्स को शुरू करें। ओवर टू यू डॉक्टर सप्तश्री चौधरी। धन्यवाद सर। हाँ सर, सुनाई दे रहा है मुझे? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। You can share your screen now. ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर, आई थिंक वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ, दिखलाई पड़ रहा है। ओके सर, Yes, sir. ठीक है। तो जैसे आपने बोले हैं सर जैसे बोले हैं डॉक्टर सहानी सर कि हम लोग पहले सर आप दो अपना वीडियो भी ऑन कर लेते तो अच्छा रहेगा सर। आप अपना वीडियो भी ऑन। ये नेट का जो कनेक्शन है यहाँ पे थोड़ा स्लो है। अगर ओके सर, वीडियो ओके मैं ऑन करना चाहूंगा तो ये फिर दिक्कत हो जाएगी, आप चालू कीजिए। तो इसीलिए मैं उसको नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है ओके सर। तो मैं जैसे सर ने बोले हैं कि हमने पहले 2 सेशन कर चुके हैं, तो आज लास्ट जो सेशन है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बहुत सारे स्लाइड्स हैं और कुछ स्लाइड्स हैं शायद हम लोग अगर डिस्कस नहीं कर सके तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जितना भी हो सके मैं चाहूंगा कि जितना भी हो सके मैं मेरी तरफ से ये इसको एक्सप्लेन करना। तो आज का जो हम लोगों का विषय जो है वो है एरिथमिया जो है ECG में, वो कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। एरिथमिया दैट मीन्स लॉस ऑफ रिदम दैट वी ऑल नो। तो मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिला के बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा हिंदी पूरा अगर कोई टूटा फूटा हिंदी होगा तो अपने तरफ से आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। सो एरिथमिया जो है लॉस ऑफ कार्डियक जो रिदम जो है, ये क्या हो सकता है कि ये एक हो सकता है कि इसका जो इम्पल्स जो जनरेट हो रहा है ऐसे नोड से, नॉर्मली हम लोग के ऐसे नोड से इम्पल्स जो जनरेट होता है, अगर वहां से कोई अगर डिफेक्ट आएगा तो हो सकता है, या ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेशन हुआ है पर मगर वो जो फिर ट्रेवल करके आ रहा है जंक्शनल टिश्यूज में ऐसे नोड से एवी नोड से देन राइट एंड लेफ्ट बंडल, एंड देन वहां से पार्किंजी फाइबर में जब जा रहा है, अगर उसमें कोई दिक्कत अगर हो रहा है तो उसमें रिदम का दिक्कत हो सकता है। और मान लीजिए कहीं कोई ऐसे नोड छोड़ के जो हम लोग का मेजर पेसमेकर जो है ऐसे नोड नॉर्मल पेसमेकर जो है उसको छोड़ के देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एक्टोपिक साइट जहाँ जहाँ से ये ऐसे इम्पल्स जनरेट हो सकता है, कार्डियक मसल्स में ऐसे है। मगर क्या होता है कि नॉर्मली जो ऐसे नोड जो है जब फंक्शन नॉर्मली फंक्शन करता है उस टाइम में वो जो अलग जो साइड से जहाँ से एक्टोपिक बीट जनरेट हो सकता है वो नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण देंगे तो हम लोगों का वो एफ्रोसोम नंबर 26 जैसा वाला उदाहरण ऐसा है।
तो क्या है, जो एसी नोड अगर स्ट्रांग है तो एक्टोपिक भी जो साइड से वो फंक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एसी नोड किसी कारण से ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो अगर कोई इसमें दिक्कत है तो एक्टोपिक साइड से बीट्स जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा फिर, ये जो नॉर्मल जो रिदम है वो उस रिदम का कोई अंतर हो सकता है, रिदम का चेंज हो सकता है, और उसको हम बोल सकते हैं कि एरिथमिया हो रहा है। नाउ एरिथमिया का जो डिफरेंट वेरिएशन जो है, देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स। तो एरिथमिया एसे नोड फ्रॉम एसे नोड हो सकता है, और कोई एक्टोपिक बीट जनरेशन से, एक्टोपिक बीट से हो सकता है। पहले ये हम लोग बोल चुके हैं कि एट्रियल फ्लैटर एट्रियल फिब्रिलेशन वो एरिथमिया में आता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। एवी नोडल रिदम के बारे में तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके बाइजेमिनी रेसिप्रोकल रिदम, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, मतलब कि अगर ये कोई पैरोक्सिस्मल, हम लोगों को मालूम है इन पैरोक्सिस्म अगर आ रहा है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, मतलब कि वेंट्रिकल से ऊपर से, यानी कि आइदर एट्रियम से या एवी नोड से अगर ऐसे कुछ बीट्स जनरेट हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है और उसके चलते हुए कोई एरिथमिया हो रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं पैरोक्सिस्मल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। टैकिकार्डिया मतलब हम लोग को मालूम है कि हार्ट रेट जब बढ़ जाता है मोर देन 100 नौ, देन पैराक्सिस्मल वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, वॉन्डरिंग पेसमेकर बोल के कंडीशन हो सकते हैं। वहां पे क्या होता है कि एक्टोपिक जो साइट से वो, उसका जो पेसमेकिंग का जो साइट है वो बदल जाता है। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि इसे नोट छोड़ के और भी कोई साइट से अगर बीट अगर जनरेट कर रहा है, और वो जो साइट जो है, एक्टोपिक जो साइट है जहां से बीट जनरेट कर रहा है वो निश्चित नहीं है, वो घूम फिर कर इधर उधर से हो रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं वंडरिंग पेसमेकर। उसमें हम लोगों को ऑब्वियसली पी वेव का जो एबनॉर्मलिटी वहां पे मिलेगा, और पी आर इंटरवल का जो एबनॉर्म जो जो अंतर है, और टाइम जो है वो भी कभी बढ़ा हुआ कभी कमा हुआ ऐसा मिलेगा। कपल्ड बीट है, समेशन बीट है, बहुत सारे हैं, मगर हम लोग थोड़ा जो जैसे जैसे केसेस हम लोग के पास यूजुअली आते हैं, तो वही जो केसेस रहेगा उसको हम बोलने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम लोगों को जानना है कि ये साइनस एरिथमिया क्या है। क्यों साइनस एरिथमिया, इसका मतलब जो है इसमें हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, हम लोग जब इंस्पिरेट करते हैं, और हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन। ये इंटरली जो साइनस एरिथमिया हम इसको नाम से बोल रहे हैं, मगर ये जो है ये पूरा फिजियोलॉजिकल है, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसमें पी क्यू आर एस टी वेव का जो चेंज होता है, हम लोग जो पहले बोल चुके हैं पी क्यू आर एस टी वेव के बारे में, तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल रहता है। और ये पी आर इंटरवल, मतलब कि जो पी आर इंटरवल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो हम लोग बोलते हैं पी आर इंटरवल, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल रहता है। एब्सोल्युटली नॉर्मल क्यू टी इंटरवल रहता है, और एब्सोल्युटली नॉर्मल एस टी सेगमेंट जो है वो भी एब्सोल्युटली नॉर्मल ही रहता है। और इसमें क्या दिखाया जाता है, इसमें दिखा जाता है कि ये इंटरमिटेंट लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग होता है, जो पी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स जो है, उस कॉम्प्लेक्स का इंटरमिटेंट लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग होता है। तो देखना यह है कि यहाँ पे जो हार्ट रेट हम लोग जब काउंट करेंगे यहाँ से ईसीजी से आर आर इंटरवल से, उसमें क्या हम लोग देखेंगे कि हार्ट रेट का जो ये है, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, एंड डिक्रीज कर रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये ईसीजी में अगर हम लोग इसका जो एक लॉन्ग लीड टू अगर नीचे में हम देखते हैं, तो देखिए ये पी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स जो पहला जो 3 है, उसके बाद फिर जो गैप आ रहा है, और फिर उसके बाद आ रहा है यहाँ पे, इसमें देखिए नीचे में इसमें अंतर है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन। जैसे हमने बोले हार्ट रेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, दैट मींस हार्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो 1500 डिवाइडेड बाय आर टू आर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द हार्ट रेट। तो अगर ये जो हार्ट रेट अगर बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये जो आर आर के जो उसमें जो बीच है वो घट जा रहा है। ठीक है, वो पहले जो दिख रहा है, पहले फर्स्ट टू क्यू आर एस अगर कॉम्प्लेक्स हम लोग देखेंगे, सो आर टू आर जो उसका जो डिस्टेंस जो है वो लगभग 15 ऐसे होगा, 15 या 16, और 1500 डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेटली हम 15 करेंगे तो 100 होगा। फिर अगर मान लीजिए पहला 1 2 3 4, 3 और 4 के जो बीच का जो अंतर जो है, और या 4 या 5 5 नंबर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इसका जो बीच का अंतर है, अगर उसको अगर हम लोग पकड़ेंगे तो वो देखिए 20 से ज्यादा हो रहा है। सो 1500 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो उसके हम लोग देखेंगे हार्ट रेट जो है पहले से कम हो रहा है। तो हार्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन हार्ट रेट बढ़ रहा है, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन हार्ट रेट यहाँ पे
कम रहा है, तो दिस इज साइनस अरिथमिया. Now there is another condition which is known as sinus tachycardia, and this sinus tachycardia is in sinus tachycardia इसमें हम लोग को क्या मिलता है, normal presence of P wave and PR interval is normal, heart rate is more than 100 and obviously but not usually within 140 to 160 beats per minute, not beyond 160 beats per minute. Okay. Now ये ये जो हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोगों को पी वेव दिख रहा है, फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन जो है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, टी वेव दिख रहा है, तो हर एक में पी क्यू आर एस टी हम लोगों को दिख रहा है. तो इसमें हम लोगों को पता है कि पी वेव अगर है तो दैट नॉर्मल जो पी वेव पी आर इंटरवल भी यहाँ पे ठीक है, और तो पी वेव अगर है दैट मीन्स ये ऐसे नोड जो है प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है. मगर अगर हम दो आर आर इंटरवल जो है उसके अगर उसके बीच का अंतर हम देखेंगे तो वो जो है अराउंड देखिए 12 14 15 ऐसा होगा, और इसके इस 10 to 12 लाइक दिस. तो 1500 डिवाइडेड बाय हम अगर वहां से अगर हम डिवाइड करेंगे 12 से, सो इट इज मोर देन 100, सो दैट इज मोर देन 100, दैट मीन्स टैकिकार्डिया. सिंस यहाँ पे ऐसे नोड फंक्शन कर रहा है तो इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि साइनस टैकिकार्डिया है. नीचे जा रहा है तो हम लोग उसको बोल रहे हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया. ऑब्वियसली ये भी नॉर्मल जो हार्ट रेट है वो तो है नहीं, तो इसके नीचे जा रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं ब्रेडिकार्डिया है. मगर साइनस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए पी वेव जो है, पी वेव यहाँ पे मौजूद है, पी वेव हमको दिख रहा है, पी वेव का जो मॉर्फोलॉजी है वो ठीक है. और अगर हम लोग पी वेव अगर है तो उसको हम इसीलिए साइनस बोल रहे हैं. और हार्ट रेट जो है वो देखिए, अगर हम आर आर दो आर आर के बीच के अंतर हम अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर लॉन्ग लीड टू नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ जो लीड है वहां पे V5 है, उसके ऊपर में लीड टू है, वो लॉन्ग लीड वाला टू, लॉन्ग लीड टू अगर हम देखेंगे उसका जो आर आर इंटरवल जो है अगर हम उसको काउंट करेंगे तो वो बहुत ज्यादा है. और अगर ये आर आर का बीच का जो अंतर है वो लगभग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 41 42 43 44, सो 1500 डिवाइडेड बाय 44 अगर हम करेंगे तो वो वेल बिलो 60 होगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ये जो है और ये बढ़ बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, तो ये फिक्स्ड है. और इसमें देखिए कि इसका जो हार्ट रेट जो है ये 60 से बहुत नीचे है, तो ये ब्रेडिकार्डिया है. क्योंकि पी वेव है इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि साइनस ब्रेडिकार्डिया है. नाउ यहाँ पे एक चीज हमको समझना है कि इसको हमको थोड़ा डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है कि ये पैरोक्सिस्मल एट्रियल टैकिकार्डिया से. सो ये हम लोग जब देख रहे हैं कि इसका जो पहले अगर हम इसमें जाएंगे, सो यहाँ पे साइनस टैकिकार्डिया हम लोग बोल रहे थे, एसी नोड फंक्शन कर रहा है. और एसी नोड कहाँ से फंक्शन कर रहा है, ऑब्वियसली एट्रियम में है, तो वहां से वो आ रहा है, तो एट्रियल कंट्रैक्शन हो रहा है, पी वेव इसलिए आ रहा है. मगर पैराक्सिस्मल एट्रियल टैकिकार्डिया अगर हो रहा है तो इस पैराक्सिस्मल एट्रियल टैकिकार्डिया में क्या होता है, यहाँ पे हार्ट रेट जो है ये मोर देन 160 बीट्स पर मिनट होता है. ओके, मैंने हम जैसे पहले बोला था कि ये साइनस टैकिकार्डिया में क्या हो रहा है, वो 140 से 160 के बीच में आ रहा है. मगर यहाँ पे अगर पैराक्सिमल एट्रियल टैकिकार्डिया है तो हार्ट रेट जो है वो मोर देन 160 बीट्स पर मिनट है. और पीआर इंटरवल वो पहले वहां पे पीआर इंटरवल जो था वो पीआर इंटरवल नॉर्मल था, 2.5 मिलीमीटर टू 5.5 मिलीमीटर का अंतर. मगर यहाँ पे क्या होगा, पीआर इंटरवल जो है वो यूजुअली शॉर्टन होगा, पीआर इंटरवल छोटा होगा. पीआर इंटरवल आपको मालूम है, पहले हम लोग ये इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं. और आर आर इंटरवल जो हम लोग देख रहे हैं तो आर आर इंटरवल यूजुअली इसमें कांस्टेंट रहेगा. और ये जो टैकिकार्डिया इसका जो होता है ये क्लिनिकली हम लोग देखते हैं कि ये जो टैकिकार्डिया अगर एक आदमी आ रहा है उसके आपके पास, और कोई पेशेंट आ रहा है उसमें अगर आपको लग रहा है कि ईसीजी से ये यहाँ पे एट्रियल जो टैकिकार्डिया हो रहा है ये पैराक्सिमल एट्रियल टैकिकार्डिया, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको कैरोटिड साइनस प्रेशर अगर हम अप्लाई करते हैं और मैसेज करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये टैकिकार्डिया वहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है. ठीक है, मगर ये थोड़ा सावधानी से करना होगा. और ये ट्रेन अगर हैं आप तो भी कीजिए, नहीं तो फिर किसी किसी टाइम में ऐसा होता है कि किसी पेशेंट के लिए दिक्कत होता है. पी वेव जो है इसमें यहाँ पे पी वेव क्योंकि ये एसी नोड से ओरिजिनेट नहीं कर रहा है, ये पैराक्सिस्मल एट्रियल टाइकार्डिया में पी वेव जो है ये एसी नोड से, क्योंकि ये एसी नोड से नहीं आ रहा है,
तो ये एक्टोपिक साइट से आ रहा है, ठीक है ना, एट्रिया के ऊपर जो एक्टोपिक साइट है वहां से आ रहा है। और वो पी वेव का जो मॉर्फोलॉजी हम लोग पहले जो डिस्कस कर चुके हैं, पी वेव का जो मॉर्फोलॉजी है वो ऐसा मॉर्फोलॉजी यहाँ पे नहीं होता है इसका। और इसका नॉन साइनस ओरिजिन अर्थात ए से नोड छोड़ के और दूसरी जगह से इसको ये ओरिजिनेट हो रहा है। इसलिए क्या है वो पी वेव का जो पैटर्न है, वो कॉन्फ़िगरेशन है, उस देखने से वो पता चलता है। और पी वेव क्या होता है कि हम लोग जानते हैं, अगर नॉर्मल पी वेव अगर है और अगर वो एसी नोड से अगर ओरिजिनेट कर रहा है, तो पी वेव हम लोग देखते हैं कि पी वेव तो हम लोग बोलते हैं उसको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, यानी कि जो बेस लाइन जो है और आइसोलेटेड लाइंस जो है उसके ऊपर में जाता है, ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हम लोग बोलते हैं। और लीड 1, लीड 2, लीड 3, एवीएफ, V4, V5, V6, यहाँ पे पी वेव यूजुअली नॉर्मल कंडीशन में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन में आता है। मगर ये पैरोक्सिस्मल एट्रियल टेकिकार्डिया में क्योंकि ये ऐसे नोड से नहीं आ रहा है और दूसरी जगह से आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, समटाइम्स वी कैन सी रेट्रोग्रेड चेंजेस, और वी व्हाट वी कैन सी, और क्या हम लोग देख सकते हैं कि पी वेव लीड 1 पे जहाँ पे उसको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन में जाना चाहिए वो नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है। और एवीएफ में जो जहाँ पे वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देता है वो नहीं जाके वो फिर नेगेटिव डिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको ईडी कर सकते हैं। तो इसके छोड़ के और एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक और एसे नोडल ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि एसे नोड जो है वो जो जो पेस मेकिंग जो करता है, उसमें ये जो इम्पल्स जो जनरेट करता है वो इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकते, वो फेलिंग टू ओरिजिनेट द रिक्वायर्ड इम्पल्स। तो उसमें क्या होता है, देयर इज एब्सेंस ऑफ द पीक्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स। तो हम लोगों का जो ए नोड से इम्पल्स जनरेट होके फिर एवी नोड में रहा है, एवी नोड से वहां पे राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच से जाके फिर पार्किंजी फाइबर में जा रहा है। तो क्या होता है कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो रहा है। इसका जो जो चेन ऑफ सीक्वेंस है वो पीक्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स से पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे इसे नोडल इसे इसे ब्लॉक में क्या हो रहा है, क्योंकि ये इसे नोड से इम्पल्स ठीक से जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसका जो फॉलोड बाय क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स ये ईसीजी में ये इसका एब्सेंस होता है, यहाँ नहीं होता है एक्सपेक्टेड टाइम में। और समटाइम्स देयर इज अ लॉन्ग पॉज, इसमें लॉन्ग पॉज रहता है बिटवीन टू पीक्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्सेस। ओके, और ये जो पॉज जो है दो पीक्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स के अंदर का जो पॉज है, ये होता है कि इक्वल टू द समेशन ऑफ टू और मोर नॉर्मल पीपी इंटरवल। दो पी का जो अंदर का जो गैप है, दो पी का अंतर का जो टाइम लैग है, और अगर स्मॉल स्क्वायर में हम लोग काउंट कर रहे हैं, इसका जो अगर एक पी से और एक पी का जो डिस्टेंस है होगा, अगर उसको मेजर करेंगे, तो ये जो लॉन्ग पॉज जो हो रहा है वो दो पी क्यू आर एस टी का जो अंतर जो है वो इसका समेशन जो जो हम अगर हम लोग करते हैं तो उसका इक्वल टू द समेशन ऑफ टू और मोर नॉर्मल पीपी इंटरवल। तो ये जो लॉन्ग पॉज अगर हो रहा है, इसमें भी ये हो सकता है कि अगर लॉन्ग पॉज मान लीजिए हो रहा है, पी वेव ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो पी वेव एसी नोड ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वहां से इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा है, तो वहां से क्या हो रहा है, वो इम्पल्स फिर आके एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करके फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैंने पहले ही शुरू में बोला है कि अगर एसी नोड ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या क्या होता है, दूसरा कोई बंदा, दूसरा कोई साइट जहां से वो लोग क्या करते हैं, एक अलग से इसे नोड को छोड़ के और अलग जगह से इसका जो इम्पल्स जनरेट हो जाता है। क्योंकि अगर इम्पल्स जनरेट नहीं होगा तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, हम लोगों का शरीर में क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन वो ठीक नहीं होगा। तो ऑब्वियस अगर सर्कुलेशन ठीक नहीं आ रहा है, अगर लॉन्ग पॉज हो रहा है, उसमें क्या है, वाइटल ऑर्गन्स जो है वो उसका वो खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये पी इसे ठीक से काम नहीं कर रहा है और पी क्यू आर कॉम्प्लेक्सेस जैसे फॉर्मेशन होना चाहिए नहीं हो रहा है, उसका अंदर अंदर में जो पॉज है वो ज्यादा हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि समटाइम्स और एक एक्टोपिक फोकाई से ये एक बीट जनरेशन हो जाता है। और उस वो क्या करता है, ये जो दो क्यूआरएस का कॉम्प्लेक्स के अंदर में जो गैप हो रहा है उसमें वो एक जो लॉन्ग पॉज हो रहा है उसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक्चुअली डिपिक्ट करता है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट मींस वो सेव कर रहा है आपको। तो हम लोग का सिस्टम को सेव कर रहा है। सो द लॉन्ग पॉज मे बी इंटरप्टेड, लॉन्ग पॉज जो मैंने पहले बोला है मे बी इंटरप्टेड बाय सडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स arising out of some excitatory focus, जिसको हम बोल रहे हैं कि एक्टोपिक फोकाई है, और वो और कोई साइड से हो रहा है। इट मे कम फ्रॉम एट्रिया, इट मे कम फ्रॉम वेंट्रिकल, इट मे कम फ्रॉम एवी नोड। तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एस्केप बीट।
So escape beat may come from atria, it may come from the AV node, or it may come from the ventricle. इसका नाम escape क्यों दे रहा है? क्योंकि ये it is actually escaping the impending doom. So that's why this beat is known as escape beat, and it's a good thing. ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ऐसे ब्लॉक, देखिए लॉन्गली टू, अगर नीचे में अगर आप देख रहे हैं, देखिए पहले जो पी क्यू आर एस टी है उसमें पी है, क्यू आर एस टी फॉर्मेशन है, उसके बाद देखिए थोड़ा बहुत बड़ा पॉज है, उसके बाद फिर पी क्यू आर एस टी आ रहा है, उसके बाद पी क्यू आर एस टी जो आ रहा है वो ठीक से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पहले जो पी क्यू आर एस टी है उसके बाद एसे नोड से ये इम्पल्स जनरेशन नहीं हुआ है, तो एसे नोड से impulse नहीं हो रहा है, उसलिए क्या क्या हुआ, पी हुआ है कि वो वेंट्रिकल भी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, फिर उसके चलते हुए वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हुआ है, तो पूरा पीक्यूआरएसटी जो है वो वहां पे लैग हो गया है, वो गैप हो रहा है, तो उसमें दो पीक्यूआरएसटी के अंदर में देखिए लॉन्ग पॉज हो रहा है। ठीक है ना? सो दैट इज एक्चुअली ए ब्लॉक। और ये नाउ द वन कंडीशन is known as sinus arrest. ये sinus arrest हम क्या बोलते हैं, when there is a long pause between two PQRST complexes and is interrupted by a QRS complex which is arising out of other than the AC node, or that is an excitatory focus on the heart, and it forms an abnormal beat which is known as escape beat. And in this case ये escape beat अगर formation हो रहा है, जो मैंने पहले बोला है, ये escape beat अगर formation कर रहा है, तो उसमें हम ये ऐसे ब्लॉक को एक टर्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइनस अरेस्ट। नाउ एस्केप बीट मैंने पहले जैसे बोला है, एस्केप बीट जो है, एस्केप बीट कहां से आ सकता है, ये एट्रियल एस्केप हो सकता है, एट्रिया से आ सकता है व्हेन द एक्टोपिक फोकाई इज ऑन द एट्रियल वॉल। नोडल एस्केप हो सकता है अगर एबी नोड से अगर जनरेट कर रहा है। वेंट्रिकुलर एस्केप हो सकता है अगर ये जो एस्केप जो बीट है, अगर ये वेंट्रिकल से कोई फोकाई है वहां से अगर जनरेट कर रहा है। यहाँ पे एक चीज हम लोग को देखना है कि ये जो सस्टेन्ड एस्केप बीट अगर हो रहा है, मान लीजिए कि वैसा पॉज हो रहा है और उसमें बार बार करके वो एस्केप बीट ऐसे जनरेट कर रहा है, ये एस्केप बीट जो होता है वो स्लो होता है। नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है, ये एस्केप बीट अगर फॉर्मेशन कर रहा है तो उसका जो रेट है वो स्लो रेट में होता है। सो दैट द एस्केप कॉम्प्लेक्स एक्चुअली क्या होता है, वो नेक्स्ट जो साइनस कॉम्प्लेक्स होता है उसके बाद में वो आता है। एंड दिस हम लोगों का ये चीज याद में रखना चाहिए कि ये जो एस्केप बीट जो होता है ये एब्सोल्युटली फिजिकल होता है, एंड इसको किसी तरह की के भी ये इसको सप्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एस्केप बीट हम लोगों को अगर एक पेशेंट में एस्केप बीट हो रहा है तो एक्चुअली इट इज फॉर हिज और हर गुड। तो यहाँ पे कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये एस्केप बीट है या एक्टोपिक बीट है, क्योंकि हम लोग को ऐसे हो सकता है कि ये मे बी इट्स एन एक्टोपिक बीट। तो ये एक्टोपिक बीट जो है और एस्केप बीट जो है इसका थोड़ा अंतर है। एक्टोपिक बीट क्या है? एक्टोपिक दैट मीन्स इट इज एक्चुअली ओरिजिनेटिंग इन स्पाइट ऑफ द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द एसे नोड, कि एसे नोड जो नॉर्मली काम कर रहा है उसके चलते हुए फिर भी दूसरा कोई जगह से अगर ऐसा कोई इंपल्स जनरेशन हो रहा है, एसे नोड फंक्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अगर जनरेट हो रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये एक्टोपिक बीट है। और एस्केप बीट क्या होता है, अगर मान लीजिए एसे नोड फंक्शन नहीं कर रहा है, एसे नोड से इसका जो नॉर्मल एक्टिविटी वो नहीं है, अगर उसी के टाइम में और कोई दूसरी साइड से अगर ये बीट जनरेशन हो रहा है, यानी कि इंपल्स जनरेशन हो रहा है, तो उसको हम एस्केप बीट बोल रहे हैं। इस एक्टोपिक बीट जो है ये एक्चुअली क्या करता है, ये गिव राइज टू अ वेंट्रिकुलर बीट अर्लियर देन इट्स ड्यू। मतलब कि एसे नोड से इंपल्स जनरेशन होके फिर एवी नोड से होते हुए फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच से जाके पर्पिंजी फाइबर में जाके फिर वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन करने का जो टाइम जो लैग है, इसके पहले अगर कहीं से भी कोई एक्टोपिक बीट अगर जनरेट कर गया, इसे नोट के बावजूद भी वो एक्टोपिक बीट जनरेट कर गया, और वो क्या किए, वो वहां से जनरेट होके एट्रिया से या या वेंट्रिकल से जनरेट होके या एवी नोड से जनरेट होके वो उसके इसे नोड का इम्पल्स आने के पहले ही वो खुद आके वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है। ठीक है ना? तो ये जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ द एक्टोपिक बीट। और एस्केप बीट में क्या होता है, ये इट नेवर गिव्स राइज टू अ वेंट्रिकुलर बीट अर्लियर, क्योंकि ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एस्केप बीट जो है ये बाद में आता है, नॉर्मल जो बीट जो उसका जो रेट होता है उसका बाद में आता है। तो ये क्या कर रहा है, अगर एसे नोड से कोई बीट आके वेंट्रिकल को अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं दे रहा है, उसी दौरान
वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन हो, क्योंकि सर्कुलेशन ठीक से रहे और पेशेंट ठीक ठीक रहे, उसका उसका सिस्टम में सर्कुलेटरी फेलियर ना हो, इसलिए ये बीट जनरेशन कर रहा है, ये एस्केप करवा रहा है। दैट इज वाई वो एस्केप बीट कभी भी वेंट्रिकल का पहले कॉन्ट्रैक्शन नहीं देता है। ओके, नाउ एक्टोपिक बीट में क्या होता है, ये इसको और एक नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमैच्योर, और एक्स्ट्रा सिस्टोल भी बोलते हैं। एक्चुअली डजंट सर्व एनी पर्पस, इट इज रैदर हार्मफुल। बट ये जो एक्टोपिक बीट, एस्केप बीट जो है, ये पोस्ट मैच्योर है, यानी कि बाद में आ रहा है। और एस्केप बीट इज एसेंशियल फॉर लाइफ सेविंग, जैसे मैंने पहले भी बोले हैं। और सस्टेन्ड एक्टोपिक बीट अगर हो रहा है, एक्टोपिक बीट अगर जनरेशन हो रहा है, ऐसे नोड से ऐसे नोड चल रहा है, उसके बावजूद भी एक्टोपिक बीट अगर कॉन्टिन्यूसली अगर आ रहा है, सस्टेन एक्टोपिक अगर आ रहा है, वो उसमें क्या होता है, पैराक्सिसमल टैकिकार्डिया होता है। और ये जो एस्केप बीट जो है, ये ऑलवेज स्लोअर होता है नॉर्मल ऐसे नोड से। ठीक है, तो इसमें कोई टैकिकार्डिया होने का कोई चांसेस नहीं है। अगर दो ईसीजी हम लोग देख रहे हैं, एक में हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे भाई टैकिकार्डिया हो रहा है, पैराक्सिमल टैकिकार्डिया हो रहा है, एट्रियल टैकिकार्डिया हो रहा है, या नोडल टैकिकार्डिया हो रहा है, या वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो रहा है, और पी वेव के बावजूद भी और कोई एक्टोपिक बीट जनरेशन कर रहा है, तो हम लोग को पता चल रहा है कि भाई ये ऐसे नोड ये काम कर रहा है, उसके चलते हुए भी ऐसे हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, जो जो टैकिकार्डिया जो हो रहा है, सिंपल एक चीज मान लीजिए, यहाँ पे एक ईसीजी में हम लोगों को देख रहा है कि ऐसे नोड छोड़ के और भी कोई नोड से ऐसे बीट जनरेशन कर रहे हैं, और वहां पे टैकिकार्डिया है, पैराक्सिमल टैकिकार्डिया है, और एक में पैराक्सिमल टैकिकार्डिया नहीं है। ठीक है, तो और इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो लॉन्ग पॉज, दो जो क्यूआरएस पीक्यूआरएसटी का जो लॉन्ग पॉज दोनों का अंदर में आ रहा है, वहां पे सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, पी वेव नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल पी वेव यहाँ पे नहीं होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और उसका जो रेट है यहाँ पे टैकिकार्डिया नहीं है। तो हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वन इज फ्रॉम इज एक्टोपिक बीट एंड वन इज एस्केप बीट। नाउ सिक्स साइनस सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि ये एरिथमिया, ये पेशेंट में यहाँ पे आ जाता है, एरिथमिया अराइजिंग आउट ऑफ सबनॉर्मल एसिनोडल फंक्शन। इसमें एसिनोड फंक्शन जो करता है, मगर ये ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि एसिनोड सिक है, तो ऑब्वियसली इसका जो आउटपुट जो है, इसका ये सबनॉर्मल फंक्शन है। और इट इज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द पार्किंजी पेस मेकिंग सेल, हम लोग बोलते हैं दिस पेस मेकिंग सेल और पी सेल एट एसिनोड, and it actually leads to usually delay in attaining the charge build up to fire। जो और क्लिनिकली ये सिक्स साइनस सिंड्रोम अगर पेशेंट में हो रहा है, तो वो क्या कहेगा कि इसका सडनली वर्टिगो होगा, या वो उसका सर चक्कर देना, सर घूमना, लाइट हेडेडनेस हम लोग जैसे बोलते हैं उसको होता है। पेशेंट का कभी कभी सिनकोपल अटैक होता है, और प्रिकॉर्डियल डिस्कम्फर्ट होता है। और अगर एक आदमी का ऐसा हो रहा है, इफ ही इज हैविंग रिपीटेड दिस काइंड ऑफ वर्टिगो और ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक लाइक फीचर्स और सिनकोपल अटैक अगर हो रहा है, अगर हम लोग इनको कंटिन्यूअस अगर ईसीजी मॉनिटरिंग अगर करेंगे 24 आवर्स, मान लीजिए जिस अगर कंटिन्यूअस ईसीजी ट्रैकिंग हम लोग जिसको बोलते हैं, या अगर हर्टर मॉनिटर करेंगे, तो वहां से पता चलेगा कि सिक्स साइनस सिंड्रोम उसमें है। और एक सिंड्रोम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैडी टैकी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये स्लो साइनस जो रेट होता है, दैट इज ऑफन फॉलोड बाय फ्रीक्वेंट पॉजेस, एंड एंड इट इज इंटरप्टेड बाय फ्रीक्वेंट एट्रियल फ्लैटर और फिब्रिलेशन। हम लोग जानते हैं एट्रियल फ्लैटर में और फिब्रिलेशन में, एट्रियल फ्लैटर का फिब्रिलेशन वेव दैट मींस एफ वेव पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फ्लैटर, एट्रियल फ्लैटर में अगर पी वेव जो है, वो सॉ टूथ अपीयरेंस और गार्डन ब्रिक अपीयरेंस ऐसा आता है। और उसमें पी वेव में और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है, उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं रहता है इन केस ऑफ फिब्रिलेशन, और फ्लैटर में रिलेशनशिप रहता है। तो वो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके। अगर ऐसे स्लो साइनस रेट आ रहा है और विद अ फ्रीक्वेंट पॉज, और एंड दैट थिंग इज इंटरप्टेड बाय फ्रीक्वेंट एट्रियल फ्लैटर और फिब्रिलेशन, अगर ऐसा एरिथमिया अगर हो रहा है, तो हम लोग उसको ब्रैडीटैकी सिंड्रोम बोल सकते हैं। ब्रैडीटैकी सिंड्रोम वहां से हम लोग को मिलता है, वहां ब्रैडीकार्डिया होता है फॉलोड बाय टैकीकार्डिया, एंड दैट इज व्हाई ईसीजी में हम लोग देख सकते हैं ब्रैडीकार्डिया एंड दैट इज फॉलोड बाय टैकीकार्डिया। अगर हम लोग ये ईसीजी में, ईसीजी जो ग्राफ है, अगर एकदम नीचे की तरफ जो ग्राफ है वो अगर हम लोग देखेंगे, देखिए ये पहले दफा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर आप लोगों को दिख रहा है, तो उसका अगर आर आर इंटरवल अगर आप देखेंगे,
और आर आर इंटरवल 1500 डिवाइडेड बाय आर आर इंटरवल अगर करेंगे आप, तो आप देखिएगा वहां पे जो हार्ट का जो रेट है, और अगर ये ईसीजी जो है ये नीचे एकदम नीचे वाला, वहां पे अगर राइट साइड में अगर देखेंगे, वहां पे देखिए दो आर आर इंटरवल जो है उसका जो अंतर है, अगर आप वहां पे देखेंगे तो देखिए हार्ट रेट वहां क्या हो रहा है, यहाँ ये बहुत आर आर इंटरवल बहुत बढ़ चुका है, मतलब कि हार्ट रेट जो है वो स्लो हो चुका है, दैट इज ब्रेडिकार्डिया। और पहले लेफ्ट की तरफ अगर देखेंगे तो वहां पे देखिए आर आर जो इंटरवल है वो शॉर्ट है, दैट मीन्स ये हार्ट का रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, उसको हम बोल रहे हैं tachycardia. So tachycardia and bradycardia. So this is called bradytachyc syndrome. Okay, so ये ECG में slow sinus rate along with combination of the atrial flutter fibrillation अगर ऐसा है, और सुप्रावेंट्रिकुलर टाइकार्डिया ऐसे ऐसा फीचर अगर हम लोगों को मिलते हैं, तो हम लोग वो बोलते हैं उसको ब्रैडीटैकिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक चीज हम लोग को दिखना है यहाँ पे कि ये जो पी वेव जो है, पी वेव में यहाँ पे अर्थात यानी कि एसे नोड का जो फंक्शन अगर यहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे पी वेव के आइदर एट्रियल फ्लैटर और फिब्रिलेशन लाइक फीचर्स यहाँ पे आ रहा है, और आर आर इंटरवल में जो डिस्टेंस जो है वो अंतर हो रहा है। सो क्योंकि ये टैकिकार्डिया और ब्रैडिकार्डिया दोनों ही दिखा रहा है। तो एक्टोपिक बीट जो हमने पहले जब discuss कर रहे थे, हम लोग को बोला कि एक्टोपिक बीट जो है, एक्टोपिक बीट में थोड़ा हम लोगों को इस पहचानना है। तो एक्टोपिक बीट का जो टाइप होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि एट्रियल एक्टोपिक बीट, यानी कि एट्रिया से आ रहा है, ब्लॉक्ड एट्रियल एक्टोपिक बीट बोल के कंडीशन होता है। और नोडल एक्टोपिक बीट एवी नोड से आ रहा है। लार्जली हम तीन भाग, इसको तीन डिस्टिंक्ट डिफरेंट करते हैं, एट्रियल एक्टोपिक बीट, नोडल एक्टोपिक बीट एंड वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट। नाउ एट्रियल एक्टोपिक बीट, इसको हम प्रीमैच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है, ये जो पी वेव जो है ये एबनॉर्मल पी वेव इसमें होता है, और यूजुअली दिस इज फॉलोड बाय अ नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये बीट जो जनरेशन हो रहा है, ये इसका जो दिक्कत जो हो रहा है एट्रिया में हो रहा है, तो ऑब्वियसली एट्रिया, अगर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कौन दिखा रहा है, पी वेव दिखा रहा है, तो एबनॉर्मलिटी अगर हम लोगों को दिखेगा तो पी वेव में दिखेगा। मगर वहां से जब नीचे की तरफ आ रहा है ये जो इम्पल्स, वो एवी नोड से होते हुए आ रहा है नीचे की तरफ, अगर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली यूजुअल क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो नॉर्मल दिखता है। और पोस्ट एक्स्ट्रासिस्टोल पॉजेज जो होता है वो वहां पे मिलता है। और प्रीमैच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स जो कि दैट रीचेस द एसे नोड में डिपोलराइज, इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए एक एक्टोपिक ऐसा एक एक्टोपिक साइड से अगर बीट जनरेशन कर रहा है, और वो एट्रिया को कंट्रैक्शन कर रहा है, और वो बीट जो है वो क्या कर रहा है, एसे नोड से वो, अगर इफ इट इज स्ट्रॉन्गर देन द एसे नोड, और एसे नोड से जो बीट होता है उसके अगर उससे अगर ये स्ट्रॉन्गर है, तो ये क्या करेगा, एसे नोड को वो फिर डिपोलराइज कर देगा। वीकर डायनामिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर वन ना। सो उसको डिपोलराइज कर देगा, उसमें क्या होगा, एसे नोड फिर वो उसको अपने आप को रीसेट करेगा, और वो रीसेट करने की क्या लिए क्या होगा, इट विल टेक अ लॉन्गर देन नॉर्मल जो उसका जो फायर करने में, यानी कि इम्पल्स जनरेट करने में जो टाइम लगता है, उससे ज्यादा टाइम उसमें उसको लग जाएगा। ठीक है ना। और वो प्रीमैच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, इट मे ऑल्सो बी कंडक्टेड एबरेंटली, दैट मीन्स ये एबरेंट अगर कंडक्शन अगर कर रहा है, तो फिर वो फिर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक ब्लॉक वाला जो मॉर्फोलॉजी है, जैसे हम लोग ने पहले बोले थे कि आप लोगों को कि अगर आर आर डैश अगर पैटर्न आ रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, अगर आर आर डैश पैटर्न आ रहा है इन इन V1 एंड V2, तो हम लोग उसको बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी। वो वाला मॉर्फोलॉजी जो है, वो अगर एबरेंट कंडक्शन अगर यहाँ पे हो रहा है, तो वो वाला मॉर्फोलॉजी हम लोग को मिल सकता है, क्योंकि ये राइट बंडल ब्रांच जो है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है रिफ्रैक्टरी पीरियड में। तो इसके चलते हुए अगर ये ऐसा एबरेंट कंडक्शन अगर हो रहा है एट्रियल इलेक्ट्रिक बीट में, तो हम लोग को IVB का मॉर्फोलॉजी वहां पे मिल जाएगा। और समटाइम्स ये होता है कंडक्शन ये नहीं भी हो सकता है पूरा, और पी वेव जो है ये एट्रियल एक्टोपिक बीट में पी वेव विल स्टिल बी विजिबल इन 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 बोथ द केसेस। ठीक है। तो हम लोगों का क्या है, अगर एट्रियल एक्टोपिक बीट अगर है, तो उसमें क्या है, नॉर्मल पी वेव नहीं मिलेगा हम लोगों को वहां पे, एबनॉर्मल पी वेव मिलेगा, मगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो ठीक मिलेगा, वो उसमें दिक्कत नहीं होगा। और पी वेव का जो जनरेशन का जो टाइम होता है, और पी वेव का जो इसका जो रिदम होता है, उसमें थोड़ा अंतर आएगा, क्योंकि पी वेव जहाँ पे जिस टाइम में उसको फायर करना चाहिए वो नहीं कर सकेगा, अगर जो एक्टोपिक साइट है वहां पे स्ट्रॉन्गर बीट जनरेशन कर रहा है, तो वो दैट विल डिपोलराइज द एसे नोड।
एंड पी वेव का जो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी, तो ऑब्वियसली तो नॉर्मल पी वेव का जो जैसे कर्व होता है, साइन कर्व, जैसे हम लोग पहले आपको बता चुके हैं, वो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी यहाँ पे नहीं मिलेगा। और मान लीजिए अगर ये एक्टोपिक बीट जनरेशन कर रहा है, और जो एक्टोपिक बीट जनरेशन का जो साइड जो है वो क्या है, एवी नोड के आसपास में है, जिसको हम बोलते हैं लो एट्रियल एक्टोपिक। अगर वहां से हो रहा है और वो क्या कर रहा है, वो रेट्रोग्रेड, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है, अगर वो रेट्रोग्रेड एक्टिवेशन ऑफ द एट्रिया कर रहा है कि नीचे की तरफ वो वहां पे है, एवी नोड के, एवी नोड जहाँ पे है वहां से ये एक्टोपिक बीट जनरेशन कर रहा है, फिर वो पीछे की तरफ जाएगा। और पीछे की तरफ अगर वो रेट्रोग्रेड जा रहा है, प्रोपगेशन एसी नोड से एवी नोड, नॉर्मली एसी नोड से इंपल्स जनरेशन होकर एवी नोड पे आता है। मगर यहाँ पे क्या हुआ, एवी नोड के बीच से वहां से इंपल्स जनरेशन हो रहा है और वो पीछे की तरफ जा रहा है एसी नोड की तरफ। तो उसमें क्या होगा, नॉर्मली पी वेव हम लोग को जहाँ पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन में मिलते हैं, लीड 1, लीड 2, लीड 3, वी और V4, V5, V6, उसमें क्या, अगर जहाँ पे वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा, वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नहीं होके, क्योंकि ये पीछे की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिकल जो वेक्टर है पीछे की तरफ उल्टा दिशा में जा रहा है, इसमें क्या होगा, पी वेव इन्वर्टेड होगा। ओके। और पी आर इंटरवल जो होगा, पी आर इंटरवल क्या होता है, एसी नोड से इंपल्स जनरेशन होके फिर एवी नोड में आ रहा है, ये जो टाइम लैग है इसको पी आर इंटरवल में हम लोग बोलते हैं पी आर इंटरवल। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये एवी नोड के बीच और एवी नोड के साइड में है और एवी नोड के पास में है, तो ये क्या क्या करेगा, वो इम्पल्स एक्टोपिक साइड से एवी नोड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आने में टाइम बहुत कम लगेगा, और इसमें इसके लिए क्या होगा, पीआर इंटरवल थोड़ा शॉर्टन हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसमें अगर ऐसे हो कि वो ये एवी नोड के बगल से ही अगर ऐसे हो रहा है, तो वो जो जो पीआर इंटरवल अगर शॉर्टन हो रहा है, तो उसको जो जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमैच्योर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स और पीजेसी। और ये एबनॉर्मल पी वेव क्या होता है, एबनॉर्मल पी वेव का जो चेंजेस जो दिखता है, उसको हम कैमल हम बोल सकते हैं। ये ईसीजी में अगर यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये पी आर इंटरवल देखिए यहाँ पे, अगर ये इसे नोड यहाँ पे रिसेट कर रहा है, और अगर पी क्यू आर एस टी अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पी वेव, पी क्यू आर एस टी अगर फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये टी के संग संग पी वेव यहाँ पे फिर यहाँ पे आ रहा है। और इसको ये जैसे कि एक ऊँट का जो बैक्टीरियन ऊँट जैसे होता है ना, उसका डबल जैसे हम्प होता है, तो ये हम्प के तरफ यहाँ पे लग रहा है। सो दिस इज एक्चुअली प्रीमैच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स। प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स से हम लोग कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स में वो वहाँ पे पी वेव हमको नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है ना। सो द पोस्ट एक्स्ट्रासिस्टल पॉज, और उसके संग संग और एक चीज होता है प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स में, अगर डीडी हम करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पोस्ट एक्स्ट्रासिस्टल पॉज इज नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू डबल द प्रीसीडिंग पीआर इंटरवल। वो पहले दफा जो पीआर इंटरवल है और पोस्ट एक्स्ट्रासिस्टल जो पॉज है वो उसका डबल नहीं आ रहा है। और अगर एट्रियल एक्टोपिक बीट जो है, इसका दो टाइप होता है, वन इज यूनिवोकल, वन इज मल्टीवोकल। यूनिवोकल दैट मींस अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल एक्टोपिक फोकस से वो आ रहा है, और मे बी ये हो सकता है अराइजिंग फ्रॉम टू और मोर एक्टोपिक फोकाई से अगर आ रहा है, तो मल्टीपल पी वेव मॉर्फोलॉजीज हम लोगों को वहां पे मिलेगा। और अगर एक ही जगह से आ रहा है तो एक्टोपिक फोकाई से, तो वो पीएसी जो है उसका जो जो मॉर्फोलॉजी है वो आइडेंटिकल मिलेगा। और ब्लॉक टेक्टियल एक्टोपिक हम लोग इसको स्केप कर रहे हैं, हम ब्लॉक टेक्टियल क्योंकि टाइम कम है थोड़ा, मैं और कुछ बोलना चाहूंगा, और एट्रियल बाइजेमिनी इसको हम स्केप कर जा रहे हैं। when shall we be concerned about this premature atrial complex? Premature atrial complex में हम लोगों को अगर concern होना है, it's actually it is a usually a normal electrophysiological phenomena, or it's not usually requiring any kind of investigation or any kind of treatment obviously। मगर कहाँ पे हम लोगों का एट्रियल एक्टोपिक बीट अगर है, तो हम लोगों को कंसर्न कहाँ होना है, अगर मान लीजिए देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल कंडीशन सच एज लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट अगर पेशेंट में है, अगर उसको इश्केमिक हार्ट डिजीज है, अगर उसको WPW सिंड्रोम जैसे हम लोगों को पहले डिस्कस कर चुके हैं, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम अगर ऐसे वहां पे है, अगर उसमें प्रीमेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स अगर ये अगर है उन लोगों में, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ट्रिगर कर सकते हैं ऑनसेट ऑफ री एंट्री टैकियारिथमिया।
री एंट्री टैकियारिथमिया में क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, एट्रियल फ्लटर होता है, हो सकता है एवीएनआरटी हो सकता है, एवीआरटी हो सकता है। सो एवीएनआरटी एवीआरटी थोड़ा हम लोग बोलना चाहेंगे एवी एनआरटी, दैट मींस एवी एवी नोडल री एंट्रेंट टैकिकार्डिया। मगर ये जो चीज एक आपको पकड़ना है, एवी नोडल री एंट्रेंट टैकिकार्डिया अगर है, दिस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पैल्पिटेशन इन पेशेंट विद स्ट्रक्चरली नॉर्मल हार्ट। और हार्ट का टैकिकार्डिया बहुत, ये इसमें जो रेगुलर टैकिकार्डिया होता है, हार्ट बीट जो होता है 140 टू 280 बीट्स पर मिनट। एंड इसमें क्या होता है कि नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में रहता है, और पी वेव इफ विजिबल, अगर इसमें पी वेव अगर विजिबल है तो ये थोड़ा एग्जिबिट करता है रेट्रोग्रेड कॉन्ट्रैक्शन विद पी वेव इन्वर्शन, बेसिकली इन लीड 2 लीड 3 एवीएफ। और देयर में भी इट मे आल्सो बार्ड समटाइम्स विद इन एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। और विजिबल अगर वो हो रहा है, और वेरी रेयरली विजिबल होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स के साथ। मगर इसमें नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहता है इफ अनलेस देयर इज अ कोएग्जिस्टिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ बंडल ब्रांच ब्लॉक और एक्सेसरी पाथवे और रेट रिलेटेड एवरेट कॉन्ट्रैक्शन अगर है, तो फिर भी एक चीज यहाँ पे हम लोगों का देखना है कि अगर हम लोगों का ओपीडी में जैसे पेशेंट्स आ रहा है, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर कोई पेशेंट आ रहा है, उसका एक्चुअल एक्टोपिक अगर है, एक्चुअल एक्टोपिक अगर हम लोग को पता चल रहा है, तो फिर ये ही चीज देखना है कि उसका अगर लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेंट अगर है, इसका उसका कोई ऐसा हिस्ट्री ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज अगर है, उसका और कोई हार्ट का कोई बीमारी ऐसा कुछ है, अगर वो देखना है, अगर उसका वो है, तो it is better we have to be very very cautious about treating those patients. And this AVNRT हम लोग जो बोल रहे हैं, AVNRT is the commonest cause of palpitation in patient with structurally normal heart। और ये इसका डिटेल हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि ये इट इज बियॉन्ड आवर स्कोप। पहले अगर बाद में कभी डिटेल डिस्कशन करेंगे तो फिर हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, मगर इस टाइम के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। फिर मैं नोडल एक्टोपिक्स में आना चाहूंगा। नोडल एक्टोपिक, एट्रियल एक्टोपिक छोड़ के नोडल एक्टोपिक जो मैंने बोला है, वो नोडल एक्टोपिक एक्चुअली ये अराइज फ्रॉम द रीजन ऑफ द एवी नोड। और इसमें क्या मिलता है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो नैरो होता है, ओके, और विदाउट प्रिसीडिंग पी वेव, क्योंकि नोडल से एक्टोपिक ये जो बीट जनरेशन कर रहा है वो एवी नोड से कर रहा है, एसी नोड से नहीं कर रहा है। तो एसी नोड से अगर नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली एवी नोड से हो रहा है, तो पी वेव वहां पे नहीं मिल सकेगा, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है, ये एवी नोड से इम्पल्स जनरेशन होके पीछे की तरफ जा रहा है एसी नोड की तरफ, और अगर ये हो रहा है तो वो रेट्रोग्रेड प्रोपगेशन हो रहा है। तो रेट्रोग्रेड प्रोपगेशन में रेट्रोग्रेड वहां पे जो पी वेव जो है, पी वेव वो रेट्रोग्रेड में आ रहा है तो नीचे की तरफ आएगा, अर्थात नेगेटिव डिफ्लेक्शन देगा। और पी वेव क्या हो सकता है, पी वेव विच में अपियर बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, ये हो सकता है। नाउ इफ बिफोर, अगर पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है उसका पहले अगर आ रहा है तो वहां पे शॉर्ट पेयर इंटरवल मिलेगा, एंड ऑब्वियसली रेट्रोग्रेड पी वेव यूजुअली इन्वर्टेड एज वी ऑलरेडी डिस्कस। एंड दिस नोडल एक्टोपिक जो है वो ऑकर सूनर देन द नेक्स्ट साइनस इम्पल्स, क्योंकि ये ऑब्वियसली साइनस इम्पल्स हम लोग को मालूम है कि ये एक्टोपिक अगर बोल रहे हैं तो दैट मीन्स इन एडिशन टू हो रहा है। एक्टोपिक अगर फिर से समझ लीजिए, एक्टोपिक अगर बोल रहे हैं तो फिर इन एडिशन टू एसे नोड हो रहा है। एसे नोड फंक्शन नहीं कर रहा है उस टाइम में अगर हो रहा है तो एस्केप बिट होगा, मगर इन एडिशन टू अगर हो रहा है, और इसी के ऊपर हम लोग बोल रहे हैं कि इट ऑकर सूनर देन it would be occur sooner than would be expected from the next sinus impulse, or it is followed by a compensatory pause obviously, and it arrives early in the cycle and it may be conducted aberrantly, okay। and अगर दिस इज अ नोडल एक्टोपिक, इसमें देखिए ये ईसीजी में सिंपल पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखिए पहले पीक्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, उसके चलते हुए कि एक क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स है उसमें पी नहीं है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा लॉन्ग पॉज यहाँ पे है, फिर पीक्यूआरएसटी आ रहा है, फिर बाद में देखिए एक पीक्यूआरएसटी के पर एक क्यूआरएसटी है उसमें पी वेव नहीं है। सो ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स उसका जो मॉर्फोलॉजी है वो ठीक है, मतलब कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ठीक हो रहा है। और ये जो वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन हो रहा है तो कहाँ से आ रहा है, ये जो तो ऑब्वियसली क्यूआरएस ये एवी नोड से आ रहा है। सो दैट मींस यहाँ पे एसी नोड से नहीं हो रहा है, इसी नोड के नोड को चलते हुए फिर एवी नोड से वहां पे एक्टोपिक साइड से एक्टोपिक बीट जनरेशन कर रहा है, इसलिए वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे प्रीमेच्योर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो रहा है विदाउट अ प्रेसिडिंग पी
वेव हम लोग जैसे बोला है, और क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी इज वेरी सिमिलर टू द साइनस कॉम्प्लेक्सेस। नॉर्मल साइनस कॉम्प्लेक्स में जैसे क्यूआरएसटी का कॉम्प्लेक्स मिलता है वैसा ही है, ठीक है। और वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट जो मैंने एक्टोपिक वेंट्रिकल से अगर हो रहा है तो इसमें क्या होगा, ये हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि ये इसमें बिजारे पैटर्न रहेगा। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो एसे नोड से अगर आ रहा है, एवी नोड से अगर आ रहा है, मतलब कि एट्रिया से अगर एक्टोपिक आ रहा है, या वेंट्रिकल से अगर एवी नोड से अगर एक्टोपिक आ रहा है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टैंडर्ड मॉर्फोलॉजी जैसा है वैसा ही रहता है। मगर इसमें क्या होता है, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक में बिजारे पैटर्न आता है। ये एक्टोपिक ऑफ द एक्टोपिक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एक्टोपिक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है इसका जो पैटर्न जो है वो नॉर्मल जैसा है वैसा नहीं रहता है, ये बिजार्ड पैटर्न रहता है। इसमें पी वेव नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली द इम्पल्स इज गेटिंग जनरेटेड फ्रॉम द वेंट्रिकल इटसेल्फ, तो पी वेव वहां पे नहीं रहेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। और टी वेव, इसका जो डायरेक्शन होता है पी क्यू आर एस टी, टी का जो डायरेक्शन होता है ये ऑपोजिट साइड में होता है। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मेन डिफ्लेक्शन है उसी ऑपोजिट में होगा। देखिए इसके अगर इसी जी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो पैटर्न है ये बिजार्ड टाइप है। और ये लॉन्ग लीड 2 में अगर आप देखेंगे या लॉन्ग लीड 3 में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो टी वेव जो है इसका जो डायरेक्शन है ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो मेन डिफ्लेक्शन है उसी का उसका विपरीत में है। और यहाँ पे पी वेव कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक टैकिकार्डिया जो एक्टोपिक हो रहा है होने के कारण देखिए वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो रहा है, तो क्योंकि सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमको यहाँ पे दिख रहा है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है इसका जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी यहाँ पे नहीं है, और रेट जो है रेट बहुत ज्यादा है। तो वेंट्रिकुलर एक्टोपिक टाइप का जो है, तो ये हम लोग जो जो डिस्कस किए थे वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट अगर होगा तो इसका पैटर्न ऐसा होगा। नाउ इसके नेक्स्ट लेटेस्ट डिस्कस अबाउट हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक मैंने हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, मगर पी आर इंटरवल जो है पी आर इंटरवल यहाँ पे बढ़ चुका है। नॉर्मल पी आर इंटरवल जो होता है उसके उससे पी आर इंटरवल से ये ज्यादा है, और पी आर इंटरवल ज्यादा है मगर फिक्स्ड है। तो ये अगर एक ईसीजी मिल रहा है जिसमें पी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्सेस पूरा के पूरा आ रहा है, पी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्सेस, मगर पीआर इंटरवल वहां पे बढ़ चुका है। और नॉर्मल पीआर इंटरवल जो होता है वो उससे ये ज्यादा हो रहा है कि हम लोग पीआर इंटरवल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमने बोला है, अगर मिलीमीटर में अगर आप लोग नापेंगे तो ये होगा 2.5 से 5.5 मिलीमीटर तक। अगर उसको आप 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेकंड्स पता चल जाएगा। मान तो 5.5 स्मॉल स्क्वायर से अगर ज्यादा हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। अगर ये प्रोलॉन्गेशन फिक्स्ड है, ठीक है, पीआर इंटरवल बढ़ चुका है और प्रोलॉन्गेशन फिक्स्ड है, तो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो रहा है। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में उसको हम लोग मूविज टाइप 1 मूविज टाइप 2 दोनों तरह दो तरह के होता है। एक में मूविज टाइप 1 में अगर देखिए वहां पे पीआर इंटरवल जो है वो ग्रेजुअली वो अगर बढ़ रहा है, और जाके फिर जाके क्या हो रहा है, एक 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 बार यानी कि एसी नोड से इम्पल्स जनरेशन कर रहा है और वो एवी नोड होके फिर वेंट्रिकल को आके वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन कर रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि एसी नोड से जो बीट जनरेशन कर रहा है वो जो जो उसका जो टाइम लैग जो होता है, टाइम जो होता है ये एक्चुअल डिपोलराइजेशन के बाद वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन करने में टाइम अगर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ऐसे एक हो रहा है कि एसी नोड से इम्पल्स जनरेशन हुआ है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, मगर वो जो इम्पल्स वो एवी नोड को पार करके आके फिर वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। तो ये जो ब्लॉक हो रहा है तो उसका उसको हम बोलते हैं सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिस टाइप 1। ऊपर ऊपर में देखिए पीआर इंटरवल ग्रेजुअली बढ़ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है फिर। और नीचे का जो है, नीचे वाला देखिए वहां पे देखिए पीआर इंटरवल जो है यहाँ पे पीआर इंटरवल और ये जो फिक्स है इसमें ऐसा अंतर नहीं है कुछ, मगर जाते जाते ये पी एक पी है मगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है ना। तो मोबिस टाइप 2 में क्या हो रहा है, मोबिस टाइप 2 में ये पीआर इंटरवल फिक्स रहता है, मगर हर जो इम्पल्स which has been generated in AC node, it cannot travel through the AV node and it cannot come down to the ventricle to contract it. So this one is called a second Mobius type 2 second degree heart block. So Mobius type 1 and Mobius type 2। और एक ब्लॉक है हम लोग जिसको बोलते हैं ईवी ब्लॉक, जिस 2:1 ब्लॉक। यहाँ पे देखिए पी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, फिर एक एक यहाँ पे पी है, उसके बाद फिर पी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, यानी कि दो पी वेव है, उसके बाद एक क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, एंड ये फिक्स पैटर्न है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट 2:1 ब्लॉक, ठीक है।
So heart block, that means either improper formation and or propagation of cardiac impulses through the junctional tissues of heart. हम लोग का मालूम है हार्ट ब्लॉक किसको कहते हैं। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर ऊपर में अगर आप देखेंगे तो ये जो है, दिस इज अ फिक्स टाइप ऑफ ब्लॉक एंड ऑब्वियसली यू कैन सी दिस पी वेव इज देयर एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द पी एंड क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्सेस। ये इंडिपेंडेंटली वेंट्रिकल जैसे ही ये बीट करते जाते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो बी इम्पल्स जब जनरेट होता है तो इट इज कमिंग फ्रॉम द पार्किंजी फाइबर एंड ऑब्वियसली हार्ट रेट इज मच मोर स्लोअर एंड इज वेल बिलो 40। एंड ऑब्वियसली अगर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक अगर कोई पेशेंट को है, अगर उसको अगर आप कोई भी फिजिकल मूवमेंट या एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसका हार्ट जो रेट है वो तो उसके ज्यादा नहीं जाएगा, 40 के ऊपर नहीं जाएगा। तो ऑब्वियसली यू कैन इजिली फाइंड आउट क्लिनिकली वेदर द पेशेंट इज हैविंग इन थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। नाउ ये ओके 8 मिनट्स मोर। सो और इसमें क्या बोलना है, दो तीन चीज और बोलना है। हम लोग कभी कभी देखते हैं मोनोफेसिकुलर या बाईफेसिकुलर या ट्राईफेसिकुलर हार्ट ब्लॉक बोला जाता है। सो इट्स वेरी इजी। मोनोफेसिकुलर हार्ट ब्लॉक और हेमी ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये दो जो वैरायटी है, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक होता है और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक होता है। सो मोनोफेसिकुलर ब्लॉक इज देन लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। एक्सिस डिविएशन अगर आपको याद है तो आपको पता है कि हम लोग एक्सिस डिविजन लीड 1 और लीड 3 से लेते हैं। अगर लीड 1 में टॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है या दैट मींस टॉल आर है, और लीड 3 में अगर डीप एस वेव है, so that is actually indicates लेफ्ट एक्सिस डिवीजन। तो अगर एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सिस डिवीजन अगर है और उसके संग संग स्लाइटली वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, अगर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अलोंग द एक्स एक्सिस अगर तीन जो स्मॉल 3 मिलीमीटर से अगर ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स थोड़ा वाइड है। तो अगर एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सिस डिवीजन और स्लाइटली वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर है तो हम लोग उस ईसीजी को बोलते हैं, इसमें मोनोफेसिकुलर या हेमी ब्लॉक है, और ये बोलते हैं कि लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक है। लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में क्या होता है, एक्सट्रीम राइट एक्सिस डिवीजन होता है। राइट एक्सिस डिवीजन का मतलब है लीड 1, स्टैंडर्ड लिम लीड 1, और इसमें क्या होगा, एस वेव बहुत डीप होगा, और स्टैंडर्ड लिम लीड 3 उसमें आर वेव क्या होगा, ये आर वेव टॉल होगा ज्यादा। तो दिस इज कॉल्ड दिस एक्सट्रीम राइट एक्सिस डिवीजन में राइट एक्सिस डिवीजन होता है। और अगर along with that if there is slightly widened QRS complex, हमने जैसे पहले बोला है, अगर if the QRS complex is slightly widened then हम इसको बोलते हैं लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक। ओके, नाउ प्रोवाइडेड, यहाँ पे एक चीज बोलना है कि अदर कॉजेज ऑफ राइट एक्सिस डिवीजन, ये लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में अदर कॉजेज ऑफ राइट एक्सिस डिवीजन जो है, राइट एक्सिस डिवीजन को जो दूसरा वाला कारण है वो अगर वो उसे छोड़ दिया जाए तो ठीक है। सो मोटा मोटा ये याद रहना कि एक्सट्रीम एक्सट्रीम एलएडी और स्लाइट वाइडन क्यू कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, एक्सट्रीम आरएडी विद स्लाइट वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इट इंडिकेट्स लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक। नाउ मोनो देन बाइफेसिकुलर ब्लॉक हम किसको बोलेंगे, अगर बाइफेसिकुलर ब्लॉक अगर है उसमें क्या होगा, एक्सट्रीम आरएडी और एलएडी, दैट मींस राइट एक्सिस डिवीजन और लेफ्ट एक्सिस डिवीजन। हमने जैसे बोला है कि लीड 1 और लीड 3 को हमको पकड़ना है। अगर लीड 1 में टॉल आर वेव है और लीड 3 में डीप एस वेव है तो लेफ्ट एक्सिस डिवीजन है। अगर लीड 1 में डीप एस वेव है और लीड 3 में टॉल आर वेव है तो वो राइट एक्सिस डिवीजन है। सो एक्सट्रीम एलएडी और आरएडी अगर है उसका संग संग कंप्लीट आरबीबीबी, दैट मींस राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मतलब अगर V1 V2 में अगर हम देखेंगे ये चेस्ट लीड में, वहां पे अगर आर डैश हाँ पैटर्न ब्रेस्ट कॉम्प्लेक्स आ रहा है, सबसे ये और उसके संग संग, हाँ सबसे सर, ये ये सर, टाइम थोड़ा सा 5 मिनट बचा और है। लास्ट एक स्लाइड हाँ बाकी है, हाँ ओके सर कर लीजिए। 755 और एक लास्ट स्लाइड बाकी है। और तो इसमें क्या होगा, एक्सट्रीम एलईडी और आरईडी उसके संग संग कंप्लीट आरबीबी, मतलब कि अगर V1 V2 में अगर आपका आर डैश पैटर्न का आ रहा है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है अगर वो वाइड है तो हम उसको बोलते हैं बाइफेसिकुलर ब्लॉक। और ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक जो है, ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक में कंपोनेंट ऑफ बाइफेसिकुलर ब्लॉक जो हमने अभी बोला है उसके संग संग अगर फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, हमने जैसे पहले बोला है फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक अभी बोल के आए हैं, अगर वो है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक। ठीक है, तो ये सारा जो भी हो सका नॉटशेल में, आई हैव ट्राइड माय best to make you understand, but I know obviously because of my language and obviously since
it's not a one-to-one interaction or a classroom interaction. So obviously there may be so many questions in there is there in your mind. If you have any kind of queries, please put me a mail. This is my email address, and I will try to explain as much as possible from my end so that you can understand. Thank you very much. Thank you, the organizer, and obviously especially Dr. Sahani sir, for giving me an opportunity to say my words or say my present my slides before this August audience. Thank you, sir. थैंक यू डॉक्टर सप्तश्री। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और हमको लगता है कि इतना डिटेल्ड में होम्योपैथी में कभी कहीं भी ये ईसीजी का इम्पोर्टेंस को नहीं बताया गया है होम्योपैथी के फील्ड में। थोड़ा सा पीपीटी को आप हटा देते। हाँ सर, पीपीटी को रिमूव कर दीजिए। यस, हाँ, अब तो वीडियो ऑन कर सकते हैं आप। हाँ सर, हाँ सर, आई कैन। हाँ सर। तो बहुत अच्छा रहा आपका सेशन और बहुत ही डिटेल्स में आपने बताया है और हम लोग इसको बहुत अच्छा, ये रिकॉर्डिंग भी आपका अवेलेबल होगा। और अब अगला सेशन आपके लिए डेट में आपने किसी दूसरे टॉपिक के विषय में कहा था, तो उस टॉपिक को लेकर के अगले सेशन में हम अच्छा सर, आपसे बात करके डेट शायद आपका 1 मिनट में बता रहा हूँ, डेट आपका दिया हुआ है। 1 मिनट में बता रहा हूँ ये सेशन में। नहीं, अभी तो डेट नहीं है, आपसे हम बात करके एक डेट आपसे कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं है। मैं आपसे ठीक है बाद में सर। बात करके कर लूंगा। हम लोग का हाँ सर, सेशन अभी यहाँ पर समाप्त हो रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं है हम लोग की यहाँ पर। ठीक है सर। तो और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप बता दीजिए इसके ऊपर में। नहीं सर, अगर किसी को अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर है तो मेरा ईमेल एड्रेस जो हाँ, है आपके क्वेश्चंस जरिए हम कोई उसको क्वेश्चंस सेंड तो नहीं, कोई कर चैट सकते हैं, बॉक्स में सो मैं देख रहा हूँ सो कि दैट आई कोई कैन क्वेश्चंस एक्सप्लेन। नहीं है। और इसका जो कुछ इस तरह का कोई मेडिसिनल रिलेशनशिप कहीं आपका कलेक्शन है क्या? हाँ, इस आगे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि कार्डियोलॉजी में जैसे हम लोग का जो भी मेडिसिन आता है और हम लोग जैसे ओपीडी में क्या करते हैं, तो वो हम लोग का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग शेयर कर सकते हैं। फिर इसमें कोई अगर नेक्स्ट सेशन में अगर हमको मौका मिलेगा फिर। हेलो। हाँ सर। उनके इसका वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है क्या? हाँ, इसको वॉल्यूम ऑन करें। वॉल्यूम, हाँ। तो आप हम लोग का सेशन समाप्त हो रहा है। लास्ट में एक हाँ सर। राजेश्वरी राप्ता जी ने आपको कहा एक्सीलेंट एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, आपको कम्प्लीमेंट्स है। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। है और इसके साथ में हम लोग का सेशन कंप्लीट हो जाता है और थैंक हम यू लोग फिर सर। अगले बार मिलेंगे। सभी हाँ साथियों सर, को नमस्ते सर। मेरा नमस्कार। और डॉक्टर सप्तश्री जी, नमस्कार। आपने इतना अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, इसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद। और हम लोग इस मीटिंग को समाप्त करते हैं एंड सेशन हम लोग डॉक्टर धनेश जी को हैंड ओवर करते हैं। So over to you, Dr. Dinesh. You can start your presentation session now.